सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन अ मॉलिक्यूल विच फॉलोज ऑक्टेट रूल। आज हम देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है उन मॉलिक्यूल्स में जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल जो कल का आपका लेक्चर था वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको उसके लिए बताऊंगा, तो आपको अच्छे से वो ध्यान रखना है, याद रखना है। अगर आपने उनको याद रख लिया तो आपको अच्छे से बातें समझ में आएंगी। तो ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप क्या ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। तो पहले कुछ मैं आपको लिखा लेता हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। तो 4 बातें हैं। पहला, आपको सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो पहला आपको क्या करना है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। सी मतलब सेंट्रल एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। EN आप अच्छे से लिख लेना कि इस विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये बता रहा है कि साइज जो है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, एक तरीके का बड़ा होना चाहिए। वही तो है। मतलब सबसे पहले आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में जो भी आपके पास मॉलिक्यूल दिया है, तो सबसे पहले उसमें आपको क्या डिसाइड करना है कि सेंट्रल एटम आप क्या चूज करते हो। तो सेंट्रल एटम आप उसको चूज करोगे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले ही पढ़ाई हुई है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, बढ़ती है। क्योंकि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेड पेयर, मतलब शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बढ़ता है, क्योंकि साइज घटता है तो न्यूक्लियस जो है वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ाता है। तो डेट्स वाई। तो अलॉन्ग द पीरियड साइज घटता है, तो हमें चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हमें चाहिए तो मतलब हमें पीछे वाला चाहिए, मतलब उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आया होगा, मतलब साइज बड़ा होना चाहिए। पहला आपने सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया। दूसरा, कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉन्ड्स। आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। और नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, देखना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने के लिए रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आपको नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल लेने हैं, यहाँ से आपको नंबर ऑफ बॉन्ड निकाल लेने हैं। लेकिन रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालोगे, देखो यहाँ ध्यान रखना। रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, हम ऑक्टेट रूल ही तो पढ़ रहे हैं, कोसल लुईस अप्रोच। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर कोई एटम क्या चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल, जिसे वैलेंस शेल बोलते हैं, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 हो तो वो स्टेबल होता है। हर कोई एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो। तो वो क्लासिकल अप्रोच हमने देखी थी। तो हर एटम चाहता है। सो रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे, उसको निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम्स जितने भी दिए हैं मॉलिक्यूल के अंदर, एटम से ही तो मॉलिक्यूल बनता है। जितने एक से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा, यानी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ
एटम्स इनटू मल्टीप्लाई बाई 8 करना है, क्योंकि हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखना, अकॉर्डिंग टू octet rule, eight electron in the valence shell is the required condition of every atom। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8, तो नंबर ऑफ एटम जितने हैं मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे तो आपका रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एटम को आपको सेलेक्ट करना है। वो सेंट्रल एटम वो होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब जिसका साइज ज़्यादा होगा। अगली बात, आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कैसे निकालोगे मॉलिक्यूल के अंदर, उसमें आपको देखना है कि रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें माइनस करेंगे अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने उसमें प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकल जाएगा। तो इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब तीसरा आता है, तीसरा है कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करो, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम है सबको ऑक्टेट कंप्लीट करो, 8 इलेक्ट्रॉन सब में होने चाहिए। अब ऑक्टेट जैसे ही आप कंप्लीट करोगे, चौथा आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए बंटवारा कर दो, बंटवारा करो, बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मतलब जिसका साइज बड़ा हो। उसके बाद आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। और रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, तो मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लिए। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो, सबका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। अब फॉर्मल चार्ज भी आपको निकालना होता है, तो उसके लिए बंटवारा करो। तो ये मैं आपको, ये जो पॉइंट्स हैं चारों पॉइंट, ये आपको समझ में आएंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। पहले आपको समझ में आना चाहिए फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो पहले फॉर्मल चार्ज भी मैं लिखा लेता हूँ आपको, फिर हम एक साथ सवाल सॉल्व करेंगे। पहले लिख, हेडिंग डालो फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, देखो पहले डेफिनेशन लिखो। इट इज एन एक्स्ट्रा चार्ज present on atom in a given Lewis dot structure due to loss or gain of इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज ये होता है। फॉर्मल चार्ज मतलब क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज जो एटम के ऊपर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो आप बनाओगे उसमें पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, डेट इज फॉर्मल चार्ज। और वो किसकी वजह से आता है, वो आता है
लॉस, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से या गेन करने से, तो डैट इज़ फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज को आप कैसे निकालोगे ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर्मल चार्ज के लिए हम FC वर्ड यूज़ करेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के लिए जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं, तो जितने होने चाहिए। फॉर्मल चार्ज के लिए मैंने लिखा जितने होने चाहिए में से माइनस कर दो सीधे जितने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कितने होने चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और जितने हैं मतलब अवेलेबल इलेक्ट्रॉन इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आप इसको अच्छे से लिख लेना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन हैं, तो बस यहाँ से आप निकाल लोगे फॉर्मल चार्ज कितने होने चाहिए और कितने हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कितने हैं वो माइनस कर दो, तो आपका फॉर्मल चार्ज निकल के आ जाएगा। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप और क्या कर सकते हो, ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअल में ये फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक्चुअल में फार्मूला है और ये ट्रिक है, आप इसको फॉलो करना, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। और इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल, यहाँ पर डालना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डालना है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, आपका वैसे भी फॉर्मल चार्ज निकल के आ जाएगा। तो बोर्ड वगैरह के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये वाला लगाना, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो वो डायरेक्ट ये लगा सकते हैं। तो आपका तुरंत फॉर्मल चार्ज निकल करके आ जाएगा, 1 सेकंड में फॉर्मल चार्ज निकल करके आ जाएगा। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हेडिंग डालो, हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन ए मॉलिक्यूल्स which follows octet rule। तो हेडिंग डाल दो ये। तो इसमें मैं कुछ 5 लिखाऊंगा आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। जैसे पहला हम देखेंगे इसमें CO, दूसरा CO2, तीसरा एजाइड आयन N3 माइनस, चौथा जैसे N2O, और पांचवा आपका आ जाता है ओजोन, जो कि NCERT के अंदर भी आपका दिया हुआ है। तो ये चीज़ें, तो करें स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला CO लेते हैं। क्या CO का स्ट्रक्चर ये होता है, ये होता है, या ये होता है? बताओ कौन सा यहां पर सही है। तो जैसे हमने बताया था आपको, तो पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है।
कार्बन जो है इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि पहले आता है अलॉन्ग द पीरियड में, या पहले आता है, तो सेंट्रल एटम तो ये होगा और सराउंडिंग एटम ये होगा। तो पहले हमने सेंट्रल एटम तो ठीक है, पहले हमने सेंट्रल एटम सेलेक्ट किया जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगला नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप कैसे निकालोगे, और रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड कितने हैं 8 चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2। नंबर बॉन्ड्स के लिए देखना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए कितने हैं, नंबर ऑफ 2 हैं, 2 एटम इनटू कितने चाहिए 8, माइनस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब हमको देखने हैं अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ग्रुप नंबर होता है, जैसे ग्रुप नंबर 14 है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 4 तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, इसमें कितने हैं 6 हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 में से माइनस कर दो आप 10, तो 16 में से 10 निकालोगे 6 बाई 2 3, मतलब बॉन्ड 3 होने चाहिए। मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, स्ट्रक्चर ये होगा। तो 2 स्टेप हमने कर लिया, ये दूसरा वाला स्टेप था, ये दूसरा वाला स्टेप था, पहला वाला स्टेप भी हमने देख लिया था, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम सेलेक्ट। अब तीसरा क्या है, ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अब देखना, अब हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे पहले ऑक्सीजन का अगर हम करेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 तो आ गए, मतलब तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 2, तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअल में, ये तो हो गया। अब चौथा, तीसरा ऑक्टेट कंप्लीट। अब चौथा आता है फॉर्मल चार्ज। तो पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लो, स्ट्रक्चर को देख लो CO का, तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। तो फॉर्मल चार्ज के लिए मैंने आपको बोला था बंटवारा, आपको समझ में नहीं आया होगा तब बंटवारा क्या मतलब, बंटवारा मतलब ऐसे बीच में बंटवारा कर दो, बंटवारा आपको करना है। तो मैंने क्या बोला था फिर, फॉर्मल चार्ज आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या था, जितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए फ्री स्टेट में, कितने होने चाहिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट मैंने लिखाया था, कितने होने चाहिए फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, माइनस करना है जितने हैं, कितने हैं, बॉन्ड यहाँ से मैंने तोड़ा है, यहाँ वाले आपको काउंट नहीं करने हैं, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 है, 6 में से 5 0, मतलब इस ऑक्सीजन पर चार्ज 0 है। यहाँ पर कैसे, तो कितने होने चाहिए 4 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, और कितने हैं 5 हैं, 4 में से 5 निकालोगे कितना होगा -1, तो इस कार्बन पर चार्ज -1 है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो इजी है, आपको समझ में आया ही होगा। चौथा क्या किया, फॉर्मल चार्ज, बंटवारा कर दिया, बंटवारा। नहीं तो आपको निकालना था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता ही है कितने हैं, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी आप यहाँ से निकाल लोगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस बॉन्डिंग में कितने गए, डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, वैसे भी आ जाएगा। तो इजी मेथड है। तो इसको पहले पॉज करो, नोट करो जल्दी से। 6 में से 5 0 नहीं होता है, +1 होता है, तो ये +1 आएगा। तो अगर सिर्फ आपको स्ट्रक्चर पूछता है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सिर्फ बस ये यहाँ तक पहुँचना है, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया यहीं तक, तीनों स्टेप। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर बोलेगा ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट तक 3 ही स्टेप फॉलो करने हैं। अगर आपका फॉर्मल चार्ज भी पूछता है या सिर्फ फॉर्मल चार्ज पूछता है तो ये सारे के सारे स्टेप फॉलो करोगे तो फॉर्मल चार्ज निकल के आएगा। तो ये वाला आपको आई होप समझ में आया होगा। अब हम दूसरा चलते हैं, डैट इज CO2 पे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
अब दूसरा आता है हमारा CO2। CO2 सबसे पहला स्टेप, अब मैं वो लिखूंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। सेलेक्ट द सेंट्रल एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो पहले कार्बन सेंट्रल एटम, और फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन। ये तो मैंने लिख लिया, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम तो मैंने कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप यहां पर लिखोगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स तुरंत निकालो। नंबर ऑफ बॉन्ड्स अवेलेबल, सबसे पहले रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स इनटू 8, 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स। इसमें से माइनस करना है कितने अवेलेबल हैं, माइनस अवेलेबल कितने हैं। तो कार्बन में कितने होते हैं? 4, कार्बन में 4 प्लस ऑक्सीजन में 6 और दूसरे ऑक्सीजन में भी 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 दूनी 16, 3 24, 24 माइनस 6 4 10 16 बाई 2, ये हो जाएगा 8 बाई 2 विच इज़ 4। मतलब बॉन्ड 4 होंगे। तो देखना बॉन्ड 4 होंगे, तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर 2 बन सकते हैं। ऐसा भी तो बन सकता है, देखो ये ए वाला स्ट्रक्चर, ये बी वाला, जिसे सी था, ओ था, ओ था, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब यहाँ से 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 4 बॉन्ड बनेंगे। बॉन्ड ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरा आपने ये सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी निकाल ली। अब ऑक्टेट कंप्लीट करो। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, 5 6 7 8 हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। फिर इसमें भी कितने हैं? 4, 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट। यहाँ पर 3 है, मतलब 6 7 8, यहाँ पर 2 हैं। तो ऐसा होगा। तो ऑक्टेट आपने कंप्लीट कर लिया, ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लिया। अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब फॉर्मल चार्ज यहाँ पर डिसाइड करेगा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो देखना फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। कितने होने चाहिए ऑक्सीजन में? 6 होने चाहिए। में से कितने हैं? कितने हैं बंटवारा कर दो पहले। 2 2 4 2 6, मतलब इस पे चार्ज 0। यहाँ पर 4 होने चाहिए, माइनस 4 होने चाहिए, और कितने हैं? 4 ही हैं, तो इस पे भी चार्ज 0। अब ये ऑक्सीजन है, कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। में से कितने हैं? 6 ही हैं, तो इस पे भी चार्ज 0। तो यहाँ पर चार्ज सब पे 0। अब यहाँ पर इस पे देख लो, पहले बंटवारा कर दो फॉर्मल चार्ज के लिए। कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। कितने अवेलेबल हैं? 2 2 4 2 6 1 7 हैं। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? -1। तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज -1। यहाँ पर कितने होने चाहिए? 4। कितने हैं? 4, तो इस पे 0। यहाँ पर कितने होने चाहिए? 6, और कितने हैं? 3 2 5 5 हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 में से 5 निकालोगे तो 1। अब ए और बी में से अब आपको बताना है कि स्ट्रक्चर कौन सा सही होगा। क्या ए वाला ज़्यादा स्टेबल है या बी वाला ज़्यादा स्टेबल है? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ इसमें मोर स्टेबल कौन सा हो सकता है? कौन सा इन दो स्ट्रक्चर्स के अंदर मोर स्टेबल हो सकता है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी चार्ज 0, यहाँ पर भी चार्ज 0, यहाँ पर भी चार्ज 0 आया है। यहाँ पर चार्ज -1 आया है, यहाँ पर 0 आया है, यहाँ पर +1 आया है। तो -1 यहाँ पर क्या है? इस वाले में अगर देखो ना, ए ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज की एब्सेंस है, चार्ज की प्रेजेंस नहीं है, तो उसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि चार्ज उसके ऊपर है ही नहीं। तो चार्ज वाली स्पीशी हमेशा अनस्टेबल होती है। तो ए इज़ मोर स्टेबल।
इसमें मैं लिखूंगा, आपको देखना, ए इज मोर स्टेबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ चार्जेस। तो ए वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये CO2 का स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो ए वाला है, बी वाला पॉसिबल नहीं है, बी वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा स्टेबल, ए वाला। तो अगर ए बी में से आपको स्ट्रक्चर देता है, अगर चारों के चारों स्ट्रक्चर अगर 4 देता है, उसमें 2 यही हैं, एक ये, तो आप किसको चूज़ करोगे? पहले वाले को चूज़ करोगे जो कि मोर स्टेबल है। तो पहले पॉज करो, नोट करो इसको जल्दी से। अब हम चलते हैं अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आपको समझ में आया होगा। अब एजाइड आयन तीसरा, ये होता है एजाइड आयन। इसमें सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना है। सबसे पहला स्टेप, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। तो इसमें एक सेंट्रल एटम होगा, वो हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। हमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं। वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3। कितना होना चाहिए? 8 माइनस अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? NH2 NP3 5 होते हैं। 5 + 5 + 5, लेकिन इसके बाद माइनस चार्ज है ना, जितना चार्ज माइनस में होगा उतना आपको प्लस यहां पर ऐड करना है। बस ये ऐड कर लिया। एंड पे आपको ये चार्ज ऐड करना है, माइनस होगा उतना प्लस करना है, डिवाइडेड बाई 2। तो 8 3 ज़ा 24 माइनस 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 8/2। 8/2 कितना होता है? 4। मतलब एजाइड आयन में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे? 4। कितने बॉन्ड्स होंगे? 4 होंगे। अब चार बॉन्ड्स होंगे, तो यहां तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहां तो 4 बॉन्ड ऐसे पॉसिबल हैं, या तो ऐसे पॉसिबल है। अब फॉर्मल चार्ज के लिए आपको बंटवारा करना है। पहले आप इसको देखो अच्छे से, आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे यहाँ पर ये ए वाला स्ट्रक्चर बना, ये बी वाला स्ट्रक्चर बना, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपने निकाल लिया। फिर ऑक्टेट कंप्लीट करो। यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, 5 6 7 8। यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं, 5 6 7 8। यहाँ पर कितने हैं? 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर कितने हैं? 6 7 8। यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 2 8, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8। अब आपको फॉर्मल चार्ज के लिए क्या करना है? फॉर्मल चार्ज के लिए बंटवारा करो ऐसे। कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए नाइट्रोजन में फॉर्मल चार्ज के लिए? 5 होने चाहिए। कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। पाँच में से 8 निकालोगे कितना आएगा? -3। यहां पर अगर आप देखोगे इस वाले में, नहीं, यहां पर 2 2 4 2 6 2 8, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया।
क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8। अब ठीक है, कितना होना चाहिए, 5 में से कितने हैं, 2 2 4 2 6। यहाँ से इस बॉन्ड से इधर ही आपको देखना है जो आपने बंटवारा किया है, 2 2 4 और 5 और ये 6, 5 में से 6, इस पर -1 चार्ज है। यहाँ पर अगर इस वाले को आप देखो कितना है, कितने होने चाहिए नाइट्रोजन पे, 5, कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6, इस पर भी -1 का चार्ज है। और इस नाइट्रोजन के ऊपर कितने होने चाहिए, 5, और कितने हैं, 2 2 4, तो इस पर +1 चार्ज है, +1 चार्ज है। यहाँ पर अगर आप देखो, इसके लिए बंटवारा कर दो, इसके लिए 5 होने चाहिए और कितने अवेलेबल हैं, 3 2 5, तो इस पर चार्ज 0। यहाँ पर कितने होने चाहिए, 5, कितने हैं, 3 4, तो इस पर +1 चार्ज। कितने होने चाहिए, 5, और कितने हैं, 2 2 4 2 6 एक साथ, तो ये -2 चार्ज। तो एक नाइट्रोजन पर अब बताओ ए और बी में से मोर स्टेबल कौन होगा। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है ना, तीसरे ही पॉइंट तक आप जाओ। फॉर्मल चार्ज के लिए भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज के लिए आपको अब बताना है इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। फॉर्मल चार्ज के लिए हमने चार्ज तो देख लिया, अब बताओ ए और बी में से मोर स्टेबल कौन होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है, तो कौन सा स्टेबल होना चाहिए। देखो यहाँ पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ए वाला जो है वो बी वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेबिलिटी, स्टेबल के लिए ए वाला जो है वो बी से ज़्यादा होगा, ड्यू टू सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर स्टेबल बोलेगा कौन सा है, तो ए वाला आपको चूज करना है। आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा एजाइड आयन का। तो पहले पॉज करो, नोट करो इसको जल्दी से। अब हम चलेंगे N2O के ऊपर। चौथा N2O। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट द सेंट्रल एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम को आपको सेलेक्ट करना है, सेंट्रल एटम। उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स, पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालोगे, रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 एटम्स हैं, 3 × 8 माइनस अवेलेबल कितने हैं, 5 2 10, इसमें 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 24 - 16 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 8/2, जो कि आ जाएगा 4। 4 बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। अब सेंट्रल एटम आपको लेना है नाइट्रोजन। देखो लेस ईएन वाला होना चाहिए, तो नाइट्रोजन होगा, कोई भी नाइट्रोजन एक। सो हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आए, 4 आए। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हुआ, ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। यहाँ तो 4 बॉन्ड ऐसे होंगे, यहाँ तो ऐसा होगा। यहाँ ऐसे होगा। ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं ये पॉसिबल आपके स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आप यहाँ पर बताओ ए और बी में से, पहले फॉर्मल चार्ज करो, फॉर्मल चार्ज के लिए बंटवारा करो। पहले ऑक्टेट भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कितने हैं, 4 5 6 7 8, यहाँ पर 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 7 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8। तो ऑक्टेट तो सभी का कंप्लीट। अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज कितने होने चाहिए, 6। कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 ही हैं।
इस पे चार्ज 0। यहाँ पर कितने होने चाहिए 5, कितने हैं 2 2 4 4 हैं, इस पे चार्ज 0, इस पे चार्ज +1। यहाँ पर कितने होने चाहिए 5 और कितने हैं 2 2 4 2 6, -1 का चार्ज इसके ऊपर। तो इस ऑक्सीजन पे कितने होने चाहिए, बंटवारा कर दो पहले, 2 2 2 4 2 6 2 8, पहले 6 होने चाहिए, कितने हैं 8 हैं, तो -2 चार्ज इस पे। यहाँ पर कितने होने चाहिए 5, कितने हैं 3 और 4, तो ये +1। यहाँ पर कितने होने चाहिए 5 और कितने हैं 3 4 5 5 4 0। अब स्टेबिलिटी बताओ, ए और बी में से बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और रीज़न क्या है बताओ। सो यहाँ पर -1 चार्ज, यहाँ पर +1 चार्ज, यहाँ पर 0 चार्ज। यहाँ पर 0 चार्ज, +1 चार्ज और -2 चार्ज। बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक हिंट है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। अब बताओ अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हाईली एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। पहले यहाँ पर गड़बड़ी है। दो 2 4 2 6 एक साथ, तो -1 चार्ज। तो रीज़न वही है, देखो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो रीज़न वही है -1। तो इसको पॉज करो, नोट करो। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब आता है 5वां, O3 होता है ओजोन। नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालेंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 एटम्स हैं, कितने होने चाहिए 8 -6 6 12 6 18 18 हो जाएगा। 8 3 24 20 डिवाइडेड बाई 2 करना है, ये कितना हो जाएगा 24 -18 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 6 6/2 विच इज इक्वल 3। 3 बॉन्ड होंगे। अब सेलेक्ट द सेंट्रल एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीनों एक जैसे हैं, किसी को भी रख दो। तो 3 बॉन्ड हमको चाहिए, यही तो पॉसिबल स्ट्रक्चर है 3 बॉन्ड में। 3 बॉन्ड बना दिया हमने। अब ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 2 2 4 2 6 7 8, यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8। ऑक्टेट कंप्लीट, ओजोन को ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ ये तो स्ट्रक्चर हो गया, अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, बंटवारा कर देंगे। इसके ऊपर कितने होने चाहिए 6 में से कितने हैं 2 2 4 2 6 6 ही हैं। इसके ऊपर 0 चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, में से कितने हैं 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, तो इस पे चार्ज +1। और यहाँ पर कितने होने चाहिए 6 में से कितने हैं 2 2 4 2 6 1 7, -1 का चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये आपका फॉर्मल चार्ज हो गया। तो यहाँ से हमने इसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी यही स्टेबल होगा।
तो देखो हमने स्ट्रक्चर बनाना कितना आसानी से सीख लिया। अब आप बोल रहे होगे नहीं स्ट्रक्चर ऐसे आपने क्यों नहीं बनाया, ये स्ट्रक्चर भी सही है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर भी सही है, गलत नहीं है ये स्ट्रक्चर। ये मैंने बनाया है विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन बस अभी आपको स्ट्रक्चर जो शेप जो है ये मैंने शेप बनाई, ये जो शेप है ये विस्पर थ्योरी से आपको पता चलेगा। आप ऐसा भी बनाओगे सही है, वो आपको इसके अकॉर्डिंग पूछेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। तो ये शेप जो है मैंने ऐसा क्यों बनाया, ये विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जब हम वो पढ़ेंगे तो आप भी समझ जाओगे कि शेप ऐसी क्यों बनानी है। लेकिन अभी के लिए ये स्ट्रक्चर भी आपके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये पूरा सही है, एप्लीकेबल है। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। आई होप आपको ये कौशल लुईस हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है, कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, ये जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। और अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज एक्सो बॉन्ड ऑर्डर और लिमिटेशन जो है ऑक्टेट रूल्स की, वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।